Hello, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. MD. Let's start with physics first year, chapter number 4, work and energy. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पावर। व्हाट इज़ पावर? सो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। सिंपलेस्ट डिफिनीशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर, या इसको हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द वर्क डन पर यूनिट टाइम। जब भी किसी के साथ रेट का लफ्ज़ आता है तो पर यूनिट टाइम ऑटोमेटिकली उसके साथ हम सपोज करते हैं। सो द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज पावर, और इन टर्म ऑफ एनर्जी वी कैन आल्सो डिफाइन पावर एज द एनर्जी पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज पावर। याद रखें चूँकि पर वर्क पावर जो है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम के बराबर है। सो पावर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज ऑफ वर्क, and also energy and work are scalar. That is why we consider power as a scalar quantity. So mathematically power is equal to work done divided by time, and power is denoted by P is equal to work is denoted by W divided by small t, or work is equal to F dot S. अब इसको रिप्लेस करें तो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू एस डिवाइडेड बाई टी। वर्क की जगह हम एफ डॉट एस लगाते हैं। सिमिलरली हमारे पास पावर इज इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू वेलोसिटी। सो पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। यहाँ से हम पावर की दूसरी डिफिनीशन भी कर सकते हैं, द डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज पावर। यूनिट पावर का जूल पर सेकंड इक्वेशन इस इक्वेशन से, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब। अगर हम जूल को ऐसे यूनिट के अंदर रिप्लेस करें तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब। सिमिलरली डायमेंशन किलोग्राम एम मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर सेकंड इनवर्स क्यूब की जगह हम टी इनवर्स क्यूब लगा दें तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स क्यूब इज द डायमेंशन ऑफ पावर। What are the SI unit of power? The SI unit of power is watt. याद रखें 1 watt is equal to 1 joule divided by 1 second. So we can define watt as, if 1 joule work is done in 1 second, the power is called to be 1 watt. अगर 1 जोल वर्क डन 1 सेकंड के अंदर होता है तो हम ये कह सकते हैं कि पावर इज इक्वल टू 1 वाट होगी। या अगर 1 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए या कंज्यूम हो जाए विद इन 1 सेकेंड, तब भी हम पावर को 1 वाट ही कंसीडर करते हैं। इसी तरह FPS सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर पावर का जो यूनिट है वो हॉर्स पावर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs के अंदर भी पूछा जाता है। सो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। इट्स मीन कि अगर 550 फीट पाउंड वर्क डन या एनर्जी 1 सेकेंड के अंदर होती है तो FPS सिस्टम ऑफ यूनिट में पावर इज सेड टू बी 1 हॉर्स पावर। बाय पुटिंग SI वैल्यूज वी गेट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये MCQs के अंदर पूछा जाता है वाट की और हॉर्स पावर की रिलेशन। सो एक हॉर्स पावर हमारे पास 746 वाट के बराबर है। हॉर्स पावर को डिफाइन कैसे करते हैं? पावर इज सेड टू बी 1 हॉर्स पावर इफ 550 फुट पाउंड वर्क इज डन विद इन 1 सेकेंड। 1 feet is equal to 0.32 meter, 1 pound is equal to 4.45 Newton, and 1 foot pound is equal to 0.32 को अगर 4.45 न्यूटन मीटर मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 1 फुट पाउंड की वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलरली 1 फुट पाउंड की वैल्यू को हम 550 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं पास, तो फिर हमारे पास 1 हॉर्स पावर की वाट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। सो 1 फुट पाउंड इज इक्वल टू न्यूटन मीटर की जगह जूल लगाते हैं। जूल पर सेकेंड हमारे पास इस इक्वेशन से यूनिट आएगा, और जूल पर सेकेंड इज इक्वल टू वाट। टाइप्स ऑफ पावर, सबसे पहले एवरेज पावर, द टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम अगर हम ले लें तो उसको एवरेज पावर ऑफ द बॉडी कहते हैं। एवरेज पावर को हम टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी। सो बाज़ औक़ात हम पावर चूँकि वेरिएबल है तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर हमसे एवरेज पावर का भी पूछा जाता है। सो ये इक्वेशन याद रखें। इसी तरह इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? द वर्क डन इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस पावर
पावर कहते हैं, सच दैट इसके अंदर इतना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेते हैं कि टाइम लिमिट t अप्रोचेस टू 0, p इज इक्वल टू लिमिट लगा के w डिवाइडेड बाई t हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग है किलो वाट आर। सो किलो वाट आर यूनिट है हमारे पास, इसके बारे में भी MCQs में पूछा जाता है कि किलो वाट आर kWh इज द यूनिट ऑफ डैश पावर, एनर्जी, वर्क एटसेट्रा। सो याद रखिए एनर्जी, वर्क का जो यूनिट है वो किलो वाट आर है। किलो वाट आर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर। सो व्हाट इज किलो वाट आर? कमर्शियल और बोटो यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियली यूज़ करते हैं इसको। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन का यूनिट भी हमारे पास है, क्योंकि एनर्जी बहुत कमर्शियली ज़्यादा मिकदार के अंदर होती है, मैग्नीट्यूड उसका बहुत हाई होता है, तो उसके लिए हम एनर्जी जोल को यूज़ नहीं करते, उसके लिए हम किलो वाट आवर यूज़ करते हैं। सो व्हेन द पावर ऑफ 1 किलो वाट इज मेंटेन फॉर 1 आवर, वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम इज सेड टू बी 1 किलो वाट आवर। अगर 1 किलो वाट आवर पावर को हम मेंटेन करें 1 घंटे तक, सो हमारे पास जो वर्क डन होगा या एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम 1 kWh कंसीडर करेंगे। और 1 kWh ये भी MCQs के अंदर पूछा जाता है कि जोल के साथ इसका क्या रिलेशन है। सो 1 kWh इज as big as 3.6 times multiplied by 10 raised to power 6 joule. So 1 joule बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट है और kWh हमारे पास 3.6 ज़रब 10 की ताकत 6 मीन मेगा जोल के बराबर है। 3.6 मेगा जोल इज इक्वल टू 1 किलो वाट आवर एनर्जी और वर्क डन। What is energy? Energy is simply the ability of the body to do work. It is a scalar quantity. इसके यूनिट जोल SI सिस्टम में, आर्ग CGS सिस्टम में और फुट पाउंड FPS सिस्टम के अंदर एनर्जी और वर्क की यूनिट हमारे पास बिल्कुल सेम है। सो याद रखिए SI में जोल, CGS सिस्टम में आर्ग और FPS सिस्टम में फुट पाउंड है हमारे पास। डायमेंशन अगर बात करें तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशन ml² T इनवर्स स्क्वायर, और एनर्जी के टाइप्स 2 हैं, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक एक को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और स्टेट ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी, और इसकी इक्वेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अर्थ सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है mgh के बराबर है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x² के बराबर मैं ले लो तो वो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी उसको हम क्या कहते हैं, हाफ के x² लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी याद रखें ये हमारे पास एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि किसी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है। सो द एनर्जी stored in the body is also potential energy. पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा किसी एक रेफरेंस पॉइंट से ही कंसीडर करते हैं। रेफरेंस पॉइंट्स का मतलब इनिशियल पॉइंट के ऊपर, अगर अर्थ से ऊपर चले जाएं तो रेफरेंस पॉइंट हम अर्थ को लेंगे। सो जब भी हम रेफरेंस पॉइंट या इनिशियल पॉइंट की बात करें तो रेफरेंस या इनिशियल पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा 0 के बराबर कंसीडर करते हैं, और इसी के मुकाबले में हम इसकी दूसरी कंपैरिजन करते हैं। इसके टाइप्स के अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसी तरह बहुत ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स हैं। MCQs के अंदर इसके टाइप्स को भी याद रखें। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? सो द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द बॉडी, जब किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी मौजूद है सो उसके अंदर हमेशा याद रखें उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद होगी। सो व्हेन एवर देयर इज अ मोशन देयर इज काइनेटिक एनर्जी एंड द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। इक्वेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। इसको हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से डिराइव करते हैं। यहाँ पे हम सिंपली इसके फार्मूला को पुट ऑन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी k.E इज इक्वल टू हाफ m इंटू v²। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, v² इज इक्वल टू v.v की जगह पे हम v.v लगा सकते हैं। v.v हमने लगाया क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है, और स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, चूँकि एनर्जी स्केलर है इसीलिए हमने डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे लगाई है। और cos थीटा को हमने इग्नोर किया बिकॉज v एंड v हमेशा आपस में क्या है, पैरेलल। cos 0 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे cos थीटा को हमने सिंपली इग्नोर किया। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई m, इस इक्वेशन के अंदर हम m को डिवाइड भी करें मल्टीप्लाइड भी करें, सो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी।
और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो हाफ एम इंटू एम वी स्क्वायर वी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम के बराबर होगी। और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम को यहाँ के फार्मूले के अंदर हम पुट ऑन कर दें, एम वी इज इक्वल टू पी, सो एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2mb, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर। काइनेटिक एनर्जी, ये जो लास्ट इक्वेशन हमने डिराइव किया है, इसके मुताबिक अगर हम मास को कांस्टेंट रखें तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन आएगा। अगर मास को कांस्टेंट रखें तो इस इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। इफ मोमेंटम इंक्रीजेज 2 times, kinetic energy increases 4 times because it is directly proportional to the square of momentum. If and only if अगर हम मास को कांस्टेंट रखें। और दूसरी बात है, इसी इक्वेशन के अंदर अगर मोमेंटम को कांस्टेंट रखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी और मास का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। अगर मास ऑफ द बॉडी इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ये हमारे पास इस लास्ट इक्वेशन से हमने कंपैरिजन किया। याद रखिए, जब दो चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन के अंदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कांस्टेंट रखते हैं। और तीसरी रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी मास के साथ डायरेक्टली भी प्रोपोर्शनल है। जब हम इस इक्वेशन को यूज़ करें जिसके अंदर हम वेलोसिटी को अगर कांस्टेंट रखें। सो एमसीक्यूज़ के अंदर अगर पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी मास के साथ क्या रिलेशन है, सो याद रखिए डायरेक्ट भी है, इनडायरेक्ट भी है, डिपेंड करता है कि कांस्टेंट क्वांटिटी आपको कौन सी दी है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो ये इस इक्वेशन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जो कि बेसिक इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर के मुताबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्ट रिलेशनशिप्स। हमारे पास ये ए बी एंड सी ग्राफ और ऑप्शन डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज है। सो याद रखिए, ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी का, बी ऑप्शन काइनेटिक और मोमेंटम का रिलेशन, ए के अंदर भी काइनेटिक मोमेंटम का रिलेशन, काइनेटिक मोमेंटम का रिलेशन, इनमें से कौन सा ग्राफ हमारे पास करेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। सो याद रखिए, पीछे हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन। वन क्वांटिटी अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। सो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ए ग्राफ बिल्कुल सही है। चलते हैं बी ग्राफ की तरफ। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ, अगर मोमेंटम को मैं 2 गुना इंक्रीज करूं तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना इंक्रीज होगी, बिकॉज काइनेटिक और मोमेंटम आपस में स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है। सो अगर मोमेंटम स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, सो काइनेटिक एनर्जी में स्मॉल चेंज, पोटेंशियल मोमेंटम में स्मॉल चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी में बहुत लार्ज चेंज होगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ हम ऊपर की तरफ शो करेगा। सो ये ग्राफ जो कि मोमेंटम में 2 टाइम्स इंक्रीज, काइनेटिक में 4 टाइम इंक्रीज, काइनेटिक में ज़्यादा इंक्रीज है। सो ये ग्राफ भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट रिलेशनशिप को शो कर रहा है। और सी ऑप्शन के अंदर काइनेटिक एनर्जी का हमने स्क्वायर रूट लिया है और मोमेंटम को हमने सिंपल लिखा है। सो चूँकि मोमेंटम के स्क्वायर के साथ है तो इस तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ और दोनों तरफ इक्वेशन के, तो ये स्क्वायर के साथ कट जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इसका मतलब कि इसकी ये दूसरी फॉर्म है इस इक्वेशन की, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम स्क्वायर की। सो ये ग्राफ चूँकि डायरेक्ट रिलेशन है, सो ये लाइन भी हमेशा स्ट्रेट आएगी। सो दैट बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये सारे के सारे तीनों ग्राफ बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम को। इसके बाद ट्रिकी रिलेशनशिप्स हैं काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी अगर मैं 2 बॉडीज़ के लिए कंसीडर करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 डिवाइडेड बाय बॉडी 2 की रेशो क्या होगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो काइनेटिक 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक 2 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2 के बराबर। और अगर मोमेंटम को कांस्टेंट करो तो मोमेंटम जब कांस्टेंट होगा तो मास के साथ इन्वर्स है, तो काइनेटिक 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक 2 रेशो इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1 के बराबर होगी। और अगर मैं मास को कांस्टेंट करूँ तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय p2 स्क्वायर, मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 रेशो
divided by kinetic energy of body 2 is equal to P1 square divided by P2 square if and only if अगर हम मास को कांस्टेंट रखें। ये ट्रिकी रिलेशंस है, कैलकुलेशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ईटा लेवल के ऊपर, जितने भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है नम्स के अंदर भी, MD-CAT के अंदर भी। सो इनको अपने पास नोट डाउन कर ले और इनको याद रखिए हमेशा। अगर हमारे पास कभी कभी MCQs के अंदर डेटा हमारे पास सफिशेंट नहीं है, हमारे पास जो कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको मेंशन नहीं किया गया, इसका मतलब अगर मोमेंटम है लेट सपोज उसको नहीं बताया गया कि ये कांस्टेंट है। सो अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है और काइनेटिक और मास का रिलेशन है तो हम बेसिक इक्वेशन यूज़ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हाफ mv² के मुताबिक। सो जब भी अगर इनवैलिड या इनसफिशिएंट डेटा है तो हम ये वाले रिलेशन मास और काइनेटिक एनर्जी का यूज़ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एक MCQs है, अगर मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 रेशो मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 रेशो 3 है हमारे पास, P1 डिवाइडेड बाई P2 की हमारे पास रेशो दी गई है 2 रेशो 3 और काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 पूछा गया है। सो फिर ये क्या होगा, तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया कि मास कांस्टेंट है या नहीं है। सो मोमेंटम और उसकी अगर इक्वेशन है और तो याद रखिए मास हमेशा कांस्टेंट होगा। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 डिवाइडेड बाई बॉडी 2 इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन यूज़ हो रही है P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर और P1 डिवाइडेड बाई P2, P1 की वैल्यू 2 है, P2 की वैल्यू 3 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 9 आंसर आ जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट आंसर। इसी तरह MCQs दूसरा है हमारे पास, अगर M1 डिवाइडेड बाई M2 2 रेशो 3 है और काइनेटिक 1 एंड काइनेटिक 2 हमसे पूछा गया है, सो फिर हमारे पास रिलेशनशिप क्या होगा। सो याद रखिए इसमें मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी 2 हमारे पास 2 रेशो 3 मतलब सेम आ जाएगी। अगर अगर V इसके अंदर हम एक फिक्स वो लगाएंगे कि मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगा, मास के साथ इन्वर्स प्रोपोर्शनल है, और अगर V कांस्टेंट है काइनेटिक एनर्जी हमारे पास डायरेक्ट। तो इस MCQs के अंदर लेट सपोज मैं एक वो लगाता हूँ कांस्टेंट क्वांटिटी आपको देता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो के काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 1 डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी 2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2। सो चूँकि M1 डिवाइडेड बाई M2 2 रेशो 3 है तो इसका आंसर 2 डिवाइडेड बाई 3 ही आएगा। अगर ये इम्पोर्टेंट है कि कभी कभी हमारे पास परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम दिया जाता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास MCQs में रिक्वायर्ड होता है, तो उसकी हमारे पास बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन से बचने के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी परसेंटेज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन मोमेंटम परसेंटेज प्लस माइनस चेंज इन परसेंटेज ऑफ मोमेंटम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये फार्मूला अपने साथ लिख ले हमेशा हमेशा। अगर मोमेंटम में इंक्रीज़ है तो दरमियान में प्लस लगाएंगे और मोमेंटम में अगर परसेंटेज डिक्रीज़ दिया गया है तो दरमियान में माइनस लगाएंगे। इसको करते हैं हमारे पास एक MCQs है कि अगर काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाई 300% देन व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। इट्स मीन कि अगर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 300% इंक्रीज हो जाए और हमारे पास मोमेंटम में परसेंटेज फिर क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम परसेंटेज क्या होगा। सो ट्रिक्स इसके लिए यूज़ होता है। सबसे पहले नंबर 1, इनिशियल मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर मोमेंटम के स्क्वायर को रिप्लेस करूँ तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो इनिशियल मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल स्क्वायर रूट। और नंबर 2, फाइनल मोमेंटम, इनिशियल की तो ये वैल्यू है, अगर मोमेंटम में चूँकि चेंज दिया गया है तो फाइनल मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और होल स्क्वायर रूट लगा लेते हैं तो हमारे पास ये फाइनल मोमेंटम आ जाएगी। और तीसरी ट्रिक, हम परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे। ये हम इसको समझते हैं एक MCQs ये जो ऊपर दिया गया है, तो इसके सॉल्यूशन की तरफ सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m वाला फार्मूला अप्लाई होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में 300% इंक्रीज दिया और मोमेंटम में परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। सबसे पहले हम ये वाला लगाएंगे ट्रिक कि इनिशियल मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट
इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस चेंज इन परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चूँकि चेंज इन परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एमसीक्यूज में गिवन है 300% है, सो पी फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस 300% काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल, और 300% को 300 डिवाइडेड बाई 100 भी आप लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। 3 + 1 हमारे पास फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर द रूट 4 इंटू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। स्क्वायर रूट को ख़त्म करते हैं तो पी फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आ जाएगा। अब अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमारे पास ये जो पहले मैंने पॉइंट 1 में लिखा था ट्रिक्स के अंदर कि ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पी फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा। सो ये ट्रिक्स यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हमारे पास चूँकि फाइनल और इनिशियल का कंपैरिजन हमारे पास मौजूद है, तो तीसरा फार्मूला हम लगाएंगे, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाइड बाय 100। क्योंकि फाइनल हमारे पास 2 के बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, सो 2 माइनस इनिशियल 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 - 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। सो हमारे पास परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, 100% आएगी। सो अगर काइनेटिक एनर्जी 300 गुना इंक्रीज करती है तो मोमेंटम में परसेंटेज चेंज 100% आएगा। ये एमसीक्यूज को ट्रिक्स, ये अब आपको चूँकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन लग रही है, लेकिन जब आप दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो तीन ट्रिकी पॉइंट है इसके को फॉलो करते हुए आपको बहुत आसानी होगी। सो हमारे पास इसी तरह बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ मशीन। मशीन हमारे पास क्या है, इसको सिंपलेस्ट डेफिनेशन, वो डिवाइस जो हमारा काम आसान करे उसको हम मशीन कह सकते हैं। एनी डिवाइस विच मेक आवर वर्क ईजियर इज़ कॉल्ड मशीन। जैसे हमारे पास जूसर ब्लेंडर है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ़ैन है, इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारा काम इजी आसान बनाते हैं, इनको हम मशीन कह सकते हैं। मशीन के अंदर 2 मेन पार्ट्स हैं, ये भी याद रखें। इनपुट्स, सारी थ्योरी है हमारे पास, सबसे पहले इनपुट और दूसरी बात है आउटपुट। व्हाट इज़ इनपुट, जो हम मशीन को एनर्जी डिलीवर करते हैं, या इसको दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन मशीन इज कॉल्ड इनपुट ऑफ द मशीन, एंड द एनर्जी गिवन बाय द मशीन और वर्क डन बाय द मशीन इज कॉल्ड आउटपुट ऑफ द मशीन। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसके साथ साथ कभी कभी हमारे पास मशीन के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में एफिशिएंसी का पूछा जाता है। व्हाट इज़ एफिशिएंसी, द रेशियो ऑफ डिजायर्ड आउटपुट टू द टोटल इनपुट ऑफ द मशीन इज कॉल्ड इट्स एफिशिएंसी। इनपुट हमने मशीन को दिया, उसके मुकाबले में मशीन ने हमें कितना डिज़ायर्ड आउटपुट दिया, इसके रेशो को हम क्या कहते हैं, एफिशिएंसी। अगर डिज़ायर्ड आउटपुट ज़्यादा है तो याद रखिए उस मशीन की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डिज़ायर्ड आउटपुट हमारे पास कम है तो हमारे पास मशीन की एफिशिएंसी हम क्या करते हैं, कम लेते हैं। इसको हम ईटा से शो करते हैं, ईटा इज इक्वल टू डिज़ायर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाई टोटल इनपुट, या ईटा इज इक्वल टू आउटपुट में अगर वर्क है तो वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट के बराबर होगा। परसेंटेज के लिए हम 100 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफिशिएंसी के ऊपर ये एमसीक्यूज आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एफिशिएंसी, क्योंकि इट इज़ द रेशो बिटवीन 2 सेम क्वांटिटी, इट इज़ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, हमेशा याद रखें। और एफिशिएंसी जो है किसी भी रियल मशीन की 100% कभी भी नहीं हो सकती, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर नेचर में ऐसी मशीन एग्जिस्ट भी नहीं करती कि जितना हम उसको इनपुट दे रहे हैं और उतना ही हमारे पास आउटपुट वो दे रही है। इसके दरमियान, इनपुट और आउटपुट के दरमियान हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी भी हो रहा है दूसरी फॉर्म के अंदर, जैसे हीट एनर्जी की फॉर्म में, साउंड एनर्जी, डिस्ट्रक्शन एनर्जी, ये तो इसी वजह से आउटपुट हमारे पास इनपुट के मुकाबले में हमेशा कम रह जाता है। सो रियल मशीन की एफिशिएंसी 100% कभी भी नहीं हो सकती। और आइडियल मशीन की हमारे पास एफिशिएंसी हमेशा 100% ही होती है। और आइडियल मशीन कौन सी मशीन होती है, वो मशीन जिसको हम बना तो नहीं सकते लेकिन हम थ्योरेटिकली उसको एज्यूम कर सकते हैं। सो आइडियल मशीन मीन्स विच कैन नॉट बी मेड प्रैक्टिकली बट सपोज थ्योरेटिकली
क्यों सपोज करते हैं इसको? हम इसलिए सपोज करते हैं ताकि हमारे पास ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन में हमें हेल्प कर सके। आइडियल कंडीशन हम अगर अपने सामने रख लें तो रियल मशीन की एफिशिएंसी को आइडियल कंडीशन के साथ मैच करते करते हम रियल मशीन की एफिशिएंसी को ज़्यादा कर सकते हैं। सो आइडियल मशीन डजंट एग्जिस्ट इन नेचर, और इसको हम थ्योरेटिकली एज्यूम करते हैं ताकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम क्या कर सकें, मैच कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमडी। अल्लाह हाफिज़।